गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का श्योर एकेडमी के प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीदन आप सभी लोग प्रीलिम्स पे फोकस किए होंगे। आपको बताऊं कि प्री के समय मतलब इस समय जितना समय बाकी है प्रीलिम्स में, आपको किन किन बातों पे कंसंट्रेट करना चाहिए। पहली बात ये कि जितने क्वेश्चंस पुराने आए हुए हैं उन सबको एक बार रिवाइज करना चाहिए। करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। प्लस एक आध चीज़ें जो अब तक आपने पढ़े हैं उसको फास्ट रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तभी रिकॉल कर पाएंगे एग्जामिनेशन में सही समय से। राइट, याद रखिएगा प्रतिदिन कम से कम आप जो है 1 घंटे रिवीजन में आप लोग जरूर लगाएं। क्यों? उससे दो फायदे होते हैं। जब आप किसी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास 4 विकल्प रहते हैं। केवल आंसर न रखिए, चारों विकल्पों को उठा करके देखिए। तो जब उन्हीं टॉपिकों से सवाल पूछे जाते हैं और कोई नया विकल्प भी बनाता है तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहता है और आप उसे बेहतर कर लेते हैं। राइट, तो आज की जो हम लोग आज का जो MCQ है जो मैं ले आया हूँ आपके लिए, वो ले आया हूँ सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पे। याद रखिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों पे हमने बड़ी डिटेल चर्चा किया हुआ है। आपको पहले भी एक तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और निम्न जाति सुधार आंदोलन, तो उसी पे हमने आज चयनित 30 सवालों को 30 क्वेश्चंस को रखा है सामने। और 30 सवाल, और मेरा टारगेट ये है कि हम लोग पहले तो 50 मिनट या 1 आवर में करें, क्योंकि एक आध प्रश्नों के सवाल की व्याख्या में 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप 30 सवाल को 50 मिनट्स के अंतर्गत पढ़ भी लें और जवाब भी दे दें, रिस्पॉन्स भी दे लें, तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समय प्रबंधन आप बेहतर ढंग से करेंगे। आपको एक बात और भी बता दूं कि मिशन IAS-PCS प्री के अंतर्गत प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस सच पड़ी हुई हैं आपकी, कल्चर की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, करंट की, और भी कुछ कक्षाएं ले रहे हैं। तो उन सभी MCQs और प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स का आप लोग क्या कहते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर आप लोग उसे देखें और बेहतर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। और साथ ही साथ जो अगर आप जो MCQ कर रहे हैं साथ करें और आप बताएं कि आपके कितने सही हुए, तो मैसेज में कमेंट बॉक्स में इन चीज़ों को ज़रूर से लिखेगा। राइट, और कॉन्फिडेंस बनाए रखें, निश्चित रूप से बहुत अच्छा करेंगे आप लोग। और एक और भी बात बता दूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी स्पेशल जो यूपी दे रहे हैं, स्पेशली यूपी PCS दे रहे हैं सिविल के बाद, तो उनके लिए आपको बताऊं कि यूपी स्पेशल पे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको 50 से 60 पेज का एक मैटर भी देंगे और उस पर 5-6 घंटे की क्लास भी लेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि उससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। राइट, तो फिलहाल आइए हम लोग आज के सीरीज़ की बात करते हैं। और आपको बताऊं कि पहले ही पेज पे एक आपको सामान्य इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और वो ये दिया हुआ है GS के बैचेस के बारे में। खास करके प्रीलिम्स के बाद आप लोग मेंस के लिए बहुत भागते हैं, जब प्रीलिम्स निकल जाता है तो कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी तैयारी एक स्तर पे हो चुकी है, प्रीलिम्स निकालने के बाद हम मान सकते हैं, तो आप उनको आप ले आइएगा, क्वेश्चन आंसर राइटिंग बैच में ले आइएगा। इसके बारे में हम डिटेल आपकी चर्चा करेंगे। और आपको कुछ भी पूछना है तो ये नंबर हमारा है, साथ में इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं। राइट, और बाकी फ्रेश नए सेशन के लिए एक प्री कम मेंस का भी बैच रहेगा, तो हम समय समय पे इसकी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन के रूप में जानिए। और अब से हम लोग शुरुआत करते हैं किसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, तो आप गेट रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए और तुरंत और क्विक आप आंसर दीजिएगा। राइट, थोड़ी सी स्पीड हम फास्ट रखेंगे, क्योंकि इस सीरीज में हमने कुछ नए प्रश्न डाले हैं तो कुछ पुराने प्रश्न भी डाले हैं। तो ऐसे रोज हम प्रयास करेंगे कि MCQs आपको दें, विभिन्न टॉपिक्स पे दें, करंट अफेयर्स पे दें, है ना। तो चलिए गेट रेडी और शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है। याद रखिएगा, हमेशा कई बार बच्चे गलत करते हैं, सही नहीं है और सही में, है ना। तो सही नहीं है, इसको देखना है। उन्होंने अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समाहित किया।
छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया। उन्होंने दास्ता शीर्षक नाम से एक पुस्तक लिखी और उन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की। आप हमेशा याद रखिएगा, दलित चिंतन में एक आपको की पॉइंट बता दे रहा हूं कि दलित चिंतन को करने वाले या दलित चिंतक या निम्न जातीय जो आंदोलन वाले हैं वो प्रायः कबीर और बुद्ध दोनों को मानते हैं। तो निश्चित रूप से उनको एक्सेप्ट किया, उनको देखा, पहला सही है। आंसर फिलहाल आप बताइए, 20-30 सेकंड के अंतर्गत आप लोग आंसर लिखिए, तब फिर हम चर्चा करें। यहाँ तो एक विकल्प की हमने चर्चा कर दी, कोई बात नहीं, पहले को सही मानते हुए बाकी रेस्ट ऑफ 3 में आप बताएं। गाड़ी की सुई हमारे सामने है और हम सब पे 25-25, 30-30 सेकंड का समय आपको देंगे और आप लोग उसको हल करिएगा। तो आइए देखते हैं सवाल के बारे में। टाइम हो गया, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका आंसर सही दे लिए होंगे। तो बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को किया, एकदम सही है। ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कोई भी निम्न जातीय चिंतक होगा तो ये लगभग वो उसे एक्सेप्ट करेगा। छुआछूत को हिंदू धर्म पर कलंक के रूप में लिए, अगर आप देखें तो हमने विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और उन्होंने दास्ता नामक, गुलामगिरी या दास्ता नामक एक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। यानी आंसर जो गलत है वो क्या है कि उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ये गलत है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। अब अगर यहीं आप जान लें पूना सार्वजनिक सभा, हम आपको कुछ क्लासेज भी बीच में लेंगे एमसीक्यू के साथ साथ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पे शौर्य एकेडमी की तरफ से क्लासेज भी हम आपको दे रहे हैं, वो से आप लोग जरूर देखिएगा। हमारा पूरा का पूरा टारगेट ये है कि हम प्रीलिम्स पे लड़कों को कुछ मदद कर सकें। तो आपको बताऊं कि 1885 से पहले जो विभिन्न संस्थाएं बनी, वहां से सवाल एक बनता है और उसमें से एक चर्चित थी पूना सार्वजनिक सभा। अगर आपको ना याद हो तो मैं बता दूं इसकी डिटेल, अगर आप यही नोट कर लें तो ये 1870 में बनाई गई और एमजी रानाडे के द्वारा बनाई गई। एमजी रानाडे, जीबी जोशी, गणेश वासुदेव जोशी और चिपलूणकर जैसे लोग थे जिन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो जाहिर सी बात है इसमें ज्योतिबा जी नहीं थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सही किया हो वो अपना स्कोर जोड़ लें। और रियल और स्टैंडर्ड तरीका यह है कि जो लोग गलत कर रहे हैं, यानी आपकी जो स्कोरिंग होनी चाहिए, स्कोरिंग का जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, राइट के लिए आप 1 नंबर देंगे और रॉन्ग के लिए -1/3 और फिर फाइनल स्कोर बताएंगे, तभी आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, है ना। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, बहुत ही आसान सा सवाल है। पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताऊं कि ऐसे सवाल स्पेशली हम उम्मीद नहीं करते हैं कि यूपीएससी में आ जाएगा, लेकिन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और यूपीएससी में पूछा जाएगा। तो आपको बताऊं कि लंबे सवालों में से एक कथन ये भी रहेगा। तो आपको ये सवाल का जवाब 15 सेकंड के अंतर्गत देना चाहिए। तो आपका समय खत्म हुआ और इसका राइट आंसर है क्या, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आइए अगली बात करते हैं। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कौन थे। ये प्रश्न देखने से छोटा लग रहा है, बहुत छोटे छोटे सवाल बीच में आ गए, पहले ही आ गए तो आपको ये लगेगा कि हाँ सर ये तो बहुत आसान सा आपने बना दिया है। लेकिन आसान ऐसे सवाल भी आते हैं और मिस होते हैं, और जब मिस हो जाते हैं तब आपको लगता है कि अरे सर ये गड़बड़ हो गया। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर है अब्दुल लतीफ खान। और इसमें से जब भी चूक होती है तो आप लोग सर सैयद अहमद खान को लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुस्लिम पुनर्जागरण में बिगनिंग में उत्तर भारत में काफ़ी काम किया था। लेकिन बंगाल में जब स्पेशली पूछे तो नवाब अब्दुल लतीफ खान आंसर सही होगा, राइट। तो स्कोर आप लोग लास्ट में बताइएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म विवाह अधिनियम के बारे में सही है। तो आपको बता दें ब्रह्म विवाह जो अधिनियम है, ब्रह्म मैरिज एक्ट, ये 1872 के बारे में पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न बताइए। आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने है कि इसने बाल विवाहों को गैर कानूनी बना दिया, इसने अंतरजातीय विवाह को मंजूरी दी, इसने विधवा विवाह को मंजूरी दी और इसने बहुविवाह पर रोक नहीं लगाई।
तो इसमें भी देखिए अधिनियम के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है वाली बात को जो है आपको बताना है, राइट। तो फटाक से बताइए कि इसके बारे में क्या क्या जो है सही है, क्या सही नहीं है, सॉरी। तो आपको बताऊं, आंसर आप लोग देख लिए होंगे कि गलत नहीं वाले में है, इसने बहुविवाह पर रोक नहीं लगाई, वास्तव में इसने बहुविवाह पर रोक लगाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी सारी ऑप्शन सही है कि बाल विवाहों को गैरकानूनी बनाया, अंतरजातीय विवाह को दिया, विधवा विवाह को भी मंजूरी दी, ये सारी बातें सही हैं, राइट। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872। और आपको बता दूं, जब है और नहीं है वाली बात हो तो एक बार आप अपने दिमाग के गियर को जरा सही कर लीजिएगा, रुक जाइएगा, राइट, और फिर लगाइएगा। आइए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 30 सेकंड, आसान सवाल ये भी है कि इसने विधवा विवाह को स्वीकृति प्रदान की, इसने कारखाने में बच्चों की नौकरी पर प्रतिबंध लगाया, इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, और इसने कारखानों में महिलाओं को नौकरी के नियम बताए। तो कौन सा सवाल सही होगा? हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आप लोगों का जो स्कोर चल रहा होगा वो 100% चल रहा होगा। सारे प्रश्न बहुत अच्छी बात हैं, बीच बीच में कठिन सवाल भी हैं। तो फिलहाल रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्विक आंसर दीजिए। तो आपको बताता हूँ, जिन लोगों ने आंसर को सी लगाया है वो एकदम सही है। और वैसे हरविलास शारदा नाम आता है, राजस्थान के थे हरविलास शारदा, और इन्होंने स्पेशली इस पे काम किया था, हरविलास शारदा एक्ट। और कोई भी व्यक्ति, जरा 30 सेकंड को उसको हम अतिरिक्त समय दे रहे हैं, क्या ये बता सकता है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो विवाह की न्यूनतम उम्र रखी गई थी वो कितनी थी? तो फटाफट बताइए। 10 सेकंड के अंतर्गत आप लोग टाइप करिए कि हरविलास शारदा या शारदा एक्ट जो हुआ उसके अंतर्गत लड़के और लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी वो कब थी? तो बताएं, ये जरूर जानते रहिएगा, लड़कियों के लिए विवाह की उम्र 14 साल थी और लड़कियों के लिए 18 थी, राइट। यानी आप कह सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिमाग पे बनाए रखिए कि घर चलाने के संदर्भ में लड़कियां कम उम्र में ही होशियार हो जाती हैं, है ना। इसलिए आप हमेशा देख लीजिए कि लड़कियों की विवाह की उम्र कम रहती है और लड़कों के विवाह की उम्र क्या रहती है, थोड़ी ज़्यादा रहती है। खैर ये जस्ट जोक है, आगे बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? ये तो 15 सेकंड के अंतर्गत आपको बता देना चाहिए। मद्रास, वृंदावन, जिनेवा और न्यूयॉर्क। और ईमानदारी से इस बात को बताइएगा कि किसका गलत हुआ, और जिसका गलत हुआ उसको कान पकड़ के कम से कम 2-3 बार उठना बैठना चाहिए कि ऐसे सवाल अगर वो गलत कर देगा तो निश्चित रूप से बहुत पीछे जाएगा। तो क्या होगा? इसका था मद्रास था, है ना। और मद्रास प्रायः आपको मिलता है आड्यार में था, तो वास्तव में आड्यार मद्रास में है, इसलिए आड्यार न लिख करके हमने मद्रास लिख दिया। राइट आंसर इसका होगा क्या? थियोसॉफिकल सोसाइटी का आड्यार। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन से तथ्य सही हैं? आपको बताएं, यूपीएससी में ऐसे ही सवाल आपसे पूछते हैं। यहाँ आपको 30 सेकंड से ज़्यादा जरूर जो है हमको क्या कहते हैं, आपको समय देना चाहिए। फिलहाल ये 4 पॉइंट है। 1857 में वे ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर के उन्होंने नए संगठन की स्थापना की। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रमुख समाज सुधारक थे और उनकी मृत्यु सन 1925 में हुई। तो तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों का जो है क्या कहते हैं, सम्मिश्रण है ऐसा सवाल। तो आपके पास 30 क्या 40 सेकंड का समय है। घड़ी की सुई हमारे सामने टिक टिक करते हुए हम आपका वेट कर रहे हैं। फटाफट आंसर बताइए। और इसका जो क्या कहते हैं कि जो शौर्य एकेडमी की तरफ से जो प्रयास है, एफर्ट्स है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास पहुंचे, तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करें, लोगों को
दिखाएं, उनका भी फायदा हो, है ना, और निश्चित रूप से बच्चों का अधिक से अधिक फायदा हो, इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं। और टोटली ये संस्था सिविल सर्विसेज के प्रति टोटली डेडिकेटेड है और हम आपसे समर्थन की जो है उम्मीद करते हैं। तो अब तक फिलहाल 25 सेकंड हो गया, 10-15 सेकंड और, तो फटाफट इसका आंसर बताइए। ऐसे सवाल निश्चित रूप से थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो आइए अब देखते हैं, टाइम आपका ओवर हुआ, देखिए कौन कौन सा सही है। देखिए 1857 में वो ब्रह्म समाज के सदस्य बने, यह एक फैक्ट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते रहिएगा, 1857 के विद्रोह के साथ है, तो आप इसे याद में रखेंगे। फिलहाल ब्रह्म समाज से अलग होकर के उन्होंने नए संगठन की स्थापना की थी, ये भी आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। व्यापक भ्रमण करने वाले, सच पूछे तो ब्रह्म समाज का अखिल भारतीय जो वो था, क्या कहते हैं, स्वरूप था, वो केशव चंद्र सेन की वजह से हुई। और जो इनकी मृत्यु हुई वो 1925 में नहीं हुई थी, बल्कि 1884 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना के एक वर्ष पूर्व। तो ये दो घटनाएं, कभी कभी आप ये सोच सकते हैं कि सर 1884 याद रखना संभव नहीं है। न सभी लोगों का आप लोग जन्म बाइब्लोग्राफी भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मोटे तौर पे चाहें तो अगर आप देखें तो 1857 से 1925 कितना हो जाएगा, आप देखें तो लगभग 60-65 साल ये हो जाएगा। और फिर 1800 क्या कहते हैं कि जन्म इनका काफ़ी पहले का है, तो एक अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि 1925 में इनकी मृत्यु नहीं हुई होगी। या अगर केशव चंद्र सेन जैसा व्यक्तित्व रहता तो क्या आपको गांधी के समकक्ष इनकी कभी चर्चा नहीं मिलती? जरूर मिलती। तो जब आप पढ़ते हैं ना तो कई बार ऐसे चीज़ों पे, सराउंडिंग्स पे कॉन्सेप्ट से आप निकाल लेते हैं। तो फिलहाल देखिए कौन कौन से तथ्य सही हैं, आइए देखा जाए। क्या होगा कि 1, 2 एंड 3 सी आंसर सही हो जाएगा, राइट। तो ऐसे सवाल को आप लोग ध्यान में रखें, ऐसे ही सवाल यूपीएससी में प्राय पूछे जाते हैं, अब तो यूपीपीसीएस में भी पूछा जा रहा है। ये भी देखिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है, देखते हैं कौन कौन लगाते हैं। और 19वीं शताब्दी के धर्म समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो आपके सामने वर्ग दिख लिए हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां, निर्धन एवं सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। तो कौन कौन था? 20 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंतर्गत आप लोग इस प्रश्न का जवाब दें। चलिए देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। तुरंत सभी लोग इसमें भागीदारी करें और देखें कि कितने सवाल सही कर पा रहे हैं। कितने सवाल आप लोग सही कर पा रहे हैं? तो आपको बता दें कौन कौन था, कौन कौन सा वर्ग था, आप बता सकते हैं? देखो कभी कभी कॉन्सेप्चुअली सोचना चाहिए। जब कोई भी समाज सुधार आंदोलन होगा तो क्या निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग ये हिम्मत कर पाएगा कि वो इन चीज़ों को स्वीकार कर ले? कभी नहीं। वो तो धर्म से इतना डरता है और परंपरा से कि बेचारा सोचेगा कि चलो जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, बस उसी तरह से रहेंगे, उससे बाहर नहीं रहेंगे। तो यह वर्ग तो कतई नहीं रहा होगा, अगर ये दिमाग में रखें तो सी ऑप्शन नहीं रहा होगा। फिलहाल आपको बताता हूँ, बुद्धिजीवी वर्ग तो था ही, क्योंकि वो हमेशा, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा तो वो सुधार को, रिफॉर्म्स को स्वीकार करेगा, उदारवादी होगा। अपवाद अगर कोई है तो नहीं है। नगरीय उच्च जातियां डेफिनेटली पढ़ी लिखी होंगी, ओपन विचारों की होंगी, तो वो स्वीकार कर लेंगी। और उदार राजवाड़ों ने भी उन्हें प्रश्रय दिया, यानी आंसर सही हो जाएगा 1, 2 एंड 4, राइट। क्लियर है? कभी कभी आपको देखो एक भी तथ्य याद आ जाता है, साहू जी महाराज भी याद आ गए तो आप चीज़ों को लिख सकते हैं। विवेकानंद जी को भेजने वाले खेतड़ी के राजा थे, उनको याद रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये राजवाड़े जो थे वो क्या थे? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को क्या करते थे? उनका समर्थन करते थे, प्रमोट करते थे। अगले सवाल पे आते हैं। बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा तो यही रहता है कि हम लोग कथन कारण के सवालों में गलती करते हैं। तो यहाँ हम आपको 2 मिनट का सवाल देंगे और
कुछ अपना अनुभव बताएंगे कि कैसे इन सवालों को करें। देखो, जब भी कथन और कारण के सवाल हों तो दो ऑप्शन बहुत आसान होता है। इंडिपेंडेंटली ये चेक करो इस बात को कि क्या कथन या कारण में से कोई सही कोई गलत तो नहीं है। अब देखो, अगर कथन गलत हो जाएगा तो आंसर डी होगा, याद रखो। और अगर कारण गलत हो जाएगा तो सी हो जाएगा। मुख्य बात तब आती है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तो दो ऑप्शन है कि व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है। उसका हम तरीका आपको बताएंगे। पहले इस सवाल को देख लेते हैं और आपको भी समय देते हैं 30 सेकंड का, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। हमने कहा कि कथन और कारण के इस सवाल में हम 2 मिनट का समय देंगे, कोई बात नहीं है, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत में आधुनिकीकरण हुआ। राइट। आधुनिकीकरण क्या है? तर्कवाद, बुद्धिवाद, मानववाद। कहीं तर्कवाद आ जाए, बुद्धिवाद आ जाए, मानववाद आ जाए, भेदभाव को नकारने की बात आ जाए, आप देखेंगे कि प्रकारांतर से ये बातें सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंतर्गत डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्टली ये चीजें आप देख सकते हैं। यानी कथन सही है। कारण यह है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। पूरी तरह से अगर बात ना भी करें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ना हो, लेकिन फिर भी तर्कवाद, और चूंकि तर्क है तो तर्क से वैज्ञानिकता आती है, इसलिए ये भी सही है। और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। कथन और कारण दोनों सही हो गया। अब सवाल इस बात का है कि क्या ये एक दूसरे को व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों वाला तरीका कि कथन और कारण के बीच में लिखो बिकॉज, यानी क्योंकि। कथन और कारण के बीच में मन में दिमाग में बैठाइए क्योंकि लिखिए, और क्योंकि लिखने के बाद अगर वो लाइन सही है तो व्याख्या करेगा, लाइन नहीं सही है तो व्याख्या नहीं करेगा, क्योंकि आप पहले ही चेक कर चुके हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं। अब आप देखिए, एक बार मन में पढ़िए कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐसी बहुत सारी बातें थीं जो कि आधुनिकीकरण का समर्थन करती हैं। जाहिर सी बात है, लग रहा है कि इसमें कोई प्रवाह में कमी नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, तो क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए हो जाएगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ऐसे सवाल गलत ना होने पाए ये तभी होगा जब आप एमसीक्यूज को, प्रश्नों को, स्तरीय प्रश्नों को क्या करेंगे? बार बार आप सॉल्व करते रहेंगे। कई बार याद रखिए, आपका पूरा जोर तथ्यों पे रहता है, तथ्यों की बाजीगरी पे। मार्केट में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिसमें तथ्य छांट छांट कर और ठूस ठूस के भरे हुए हैं, और कभी अगर आपसे पीसीएस में 2-4 सवाल वहां से फंस जाए तो इलाहाबाद में र्यूमर फैल जाता है कि सारा पेपर वहीं से बनाया गया है ना। आपको बताऊं, तथ्य उतने ही जरूरी हैं कि आप विषय वस्तु को समझ सकें। कभी कभी कोई चीज तथ्यात्मक आ जाती है तो उसके लिए परेशान ना हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें और उसके सहारे से करें। और जो क्वेश्चन आंसर कराने का जो हमारा उद्देश्य है एमसीक्यू, वो यही है कि आप सारे विकल्पों पे एक बार विचार करेंगे तो कुछ नए नए तथ्य आएंगे, तो आपका जो खजाना है वो क्या होगा? समृद्ध होगा। राइट। अदरवाइज बेसिक एनसीईआरटीज को आप जानिए, वहां से बातें क्लियर हो पाएंगी। राइट। और शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स डाल रखे हैं, आप उसे भी पढ़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन अब ये समय है क्विक रिवीजन का, तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे, ए होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आजकल क्लॉस एनालिसिस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ऐसे सवाल कई ठो पूछ लिए जिसमें वर्गीय चेतना से संबंधित थी। निश्चित रूप से इतिहास का जो सामाजिक सोशल एस्पेक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और समझदारी भरा होना चाहिए। तो चलिए, कॉन्सेप्चुअली सवाल है, 20 सेकंड का समय है आपके पास। 10 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुका है, तो 10-15 सेकंड का आप लोग समय और ले लीजिए और 10वें प्रश्न का आंसर लगाइए। और आपको बता दूं कि लड़के कल्चर वाले सेक्शन पे बहुत परेशान हैं,
हमारे पास हमेशा फोर्स आता रहता है प्रश्न कि सर कल्चर पे करिए, कल्चर पे हमने कुछ क्लासेस ली भी हैं। एमसीक्यू के माध्यम से बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, दांत खट्टे करने वाले आप प्रश्न कह सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली उन प्रश्नों को मैं ले आ रहा हूं और आप लोग उसे देखिएगा, जरूर कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। खास करके यूपीएससी देने वाले तो जरूर देखेंगे और यूपीपीसीएस वाले। तो इसका क्या आंसर होगा? कुलीन जमींदार, जमींदार आप जानते हो वैसे ही था। नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग और शिक्षित मुसलमान वर्ग। तो सबसे पहले प्रभावित किया किसको? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को इसने किया था। आइए अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन एंड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी स्थापना से है ना? संगठन पूछा गया और थोड़ा सा टिपिकल पूछ लिया गया, और मैं जानता हूं कि ऐसे प्रश्न, ये यूपीएससी का सवाल है, कभी आया हुआ होगा, राइट? हो सकता है कि यूपीपीएससी में कभी यही पूछ दे कि टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन किसने लिखा, या इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने स्थापित किया, कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी किसने स्थापना की। तो निश्चित रूप से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना किया था राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने, यहीं लिख लीजिएगा, राजा राममोहन राय ने। और बाकी जो दो हैं, रेस्ट ऑफ टू, टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों केशव चंद्र सेन के हैं। एक 1865 में है और एक 1870 में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आंसर के साथ साथ इन फैक्टों को भी अगर आप ध्यान दे लेंगे तो अगर घुमा फिरा करके सवाल पूछा गया तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, राइट? तो अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ी स्पीड जानबूझ करके रख रहे हैं, समय की कमी रहती है आप लोग, तो निश्चित रूप से कम समय में अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, इसका हम ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजा राममोहन राय के सामाजिक धार्मिक विचारों का विरोध किया गया? आपको बता दूं, खूब आपसे सवाल ये पूछा गया है कि किसने सती प्रथा के समाप्ति का विरोध किया। खूब आप लोगों ने लगाया हुआ है राधाकांत देव। इस बार इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया और ट्विस्ट करके पत्रिका पूछ लिया गया कि किस पत्रिका में ये है। तो हमारे ख्याल से एकदम इसको आप लोग ट्रिपल स्टार दिमाग में रखिएगा, और 15 सेकंड आपको दे रहा हूं और कि आप लोग इसका आंसर लगाइए, फिर हम आपको बात बताते हैं, यहाँ पे नोट भी बताते हैं। तो फिलहाल समय का हम इंतजार कर लें, आपके आंसरों का। अधिक से अधिक लोग इसका आंसर दें, जरूर दें, ईमानदारी से दें और सही स्कोर बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा। जो बच्चे हमसे शिकायत करते हैं कि सर हमने खूब पढ़ा और बाद में लगने लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि साहब ये कहीं गलत ना हो जाए, सही लगा रहे हैं नहीं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो एमसीक्यूज़ के द्वारा आप उस पर थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, राइट? तो चलिए बताएं, ज़रूर बताएं क्या होगा। ये था आपका समाचार चंद्रिका, और जो समाचार चंद्रिका के जो संपादक थे आपको बता दूं, भवानी चरण बंद्योपाध्याय। कभी नाम भी पूछे तो एकदम याद रखिएगा, भवानी चरण बंद्योपाध्याय। कभी कभी बनर्जी भी लिख ले, लेकिन बंद्योपाध्याय जानते रहिए पूरा नाम। और वैसे भी एक रिमार्क में एक बात लिख दे रहा हूं कि जो राधाकांत देव हैं, इनकी सभा जो थी वो क्या थी? धर्म सभा, सर्वधर्म सभा या धर्म सभा, देख लीजिएगा। राधाकांत देव ये हमेशा स्पेशली राजा राममोहन राय के विचारों का भी विरोध करते थे और सती प्रथा का इन्होंने समर्थन भी किया। तो ये सवाल यहाँ से कंट्रोवर्सी रहती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो गलत नहीं होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन सही है? प्रश्न लंबा है, इसलिए 40 सेकंड का आपको हम समय देते हैं।
इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया और इसमें इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटि से रहित हैं। तो कौन कौन से सवाल सही होंगे, जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दें। और मैं आप लोगों से ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग इसे शेयर भी करते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शौर्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पेड बैच तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, जो आने वाला है उसकी भी हमने आपको सूचना दिया, लेकिन जो ओपन फॉर ऑल है, जो इस उद्देश्य से लाया गया है कि इसमें अधिकतम लोग जुड़ सकें, उन कार्यक्रमों से आप लोग स्वतंत्र होकर के खूब होकर के करिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से ये एकेडमी या हम लोग या जो हमारी टीम है वो पूरी सिविल सेवा के प्रति समर्पित रहेगी। तो आइए देखते हैं कि क्या आंसर सही होगा। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, 100% सही है। अगर आपको याद हो तुहफतुल महावदीन, ये मूर्ति पूजा के विरोध में राजा राम मोहन राय का एक लेख था। इसने धार्मिक ग्रंथों के लिए धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, ये भी सही बात है, ठीक बात इसने कहा, राइट। अब सवाल इस बात का है, थर्ड बात, कि इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटि से रहित है। कितना फेमस है, आप जानते हो कि ये सिद्धांत स्वामी दयानंद जी का है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। तो अब आप देखो 3 निकाल दो, है ना। तो कितने आधारों से, तो आप देखो कभी कभी निगेशन विधि का भी रखो, ये कंफर्म हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती से है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब 50-50 का चांसेस हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है कि आप सवालों को ऐसे हल करेंगे, तार्किकता के हिसाब से करेंगे तो बेहतर कर सकेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कभी कभी ऐसे सवाल में भी बड़ा मजा आता है, जब आप गलत करते हैं तो खिसियाहट भी होती है। सबसे आसान से सवाल होते हैं, 30 सेकंड आपके पास हैं। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, ये 4 संस्थाएं दी हुई हैं। आपको सही क्रम लगाना है, राइट, सही क्रम लगाना है। अब आप देखिए इसमें ऑप्शन भी थोड़ा सा आसान दे दिया है ना। जैसे ब्रह्म समाज आप जानते हो 1828 में, हमको तो पूछोगे तो हम 20 अगस्त भी बता देंगे कि 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में हुआ था, पूरी कुंडली आपको बता दें। आर्य समाज 1875 में, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में, ये 1897 में। लेकिन बेटा एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, हमें विद्वान नहीं बनना है ना। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे ढंग से, जब हमें पता चल गया कि इन सब में ब्रह्म समाज सबसे पहले स्थापित हुआ था और 2 पर शुरुआत होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो होशियार लड़का और स्मार्ट लड़का आपको बताऊं कि बाकी कुछ पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें 2 पहली बार लिखा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। बाकी आप इसे जानते हैं, ये तो अति विद्वानों का रास्ता है कि एक एक पूरी कुंडली निकाल करके 2 मिनट इसी में लगा देंगे। आपको समय भी बचाना है, केवल इतिहास के सवाल नहीं आएंगे, हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आ जाएं जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लगे, साइंस है, ज्योग्राफी है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ समय भी बचाना है, इसका भी ध्यान में रखिए। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देवबंद स्कूल, सैयद अहमद मदानी, मजलिस अहरार मौलाना आज़ाद, खाकसार इनायतुल्लाह, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान। 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं, हम लोग 50% के रास्ते पे आ गए हैं। तो आप लोग 15वें सवाल का जवाब दीजिए। तो इस सवाल की भी व्याख्या में हमको कुछ कहना है, तो आइए आप लोगों का पहले 30 सेकंड वेट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, हो गया टाइम, यस हो गया, चलो। कभी कभी क्या होता है कि इस सवाल को देख के लड़के डर जाते हैं, जबकि सवाल बहुत आसान है। डर क्यों जाते हैं और आसान कैसे, ये दोनों बातों पे चर्चा करना चाहूँगा।
कोई हो सकता है कि नया लड़का हो, कह दे कि अरे सर सवाल तो ऐसा पूछा था कि हमको यही नहीं पता था, ये खाकसार फाकसार क्या लिखा हुआ है। बेटा मैं मानता हूं कि संभव है कि आप इनायतुल्लाह का नाम न सुने हो, मजलिस अहरार मौलाना आजाद साहब संबंधित थे ये भी न जानते हो, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो हमने मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ाया है और उसमें देवबंद की बात कही है। देवबंद स्कूल बहुत ही फेमस है और देवबंद इस स्कूल की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद गंगोही ने किया था। तो ये इतना फेमस फैक्ट है कि आपको ये 3 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए से ही आपको तुरंत बग जाना चाहिए। क्यों? और ये सवाल आप तब लगा पाएंगे जब कभी भी आपने मुस्लिम रिफॉर्म्स को एक बार भी पढ़ा होगा। अगर आपको राशिद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतवी अभी कुछ मजेदार बात आपको बता रहा हूं, मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही राशिद अहमद गंगोही साहब, राइट। आपको बता दूं, अगर नाम भी ना याद रहे ना मोहम्मद कासिम ननौतवी साहब, अगर आप एक बार दो बार देखे हो तो इतना तो याद रहेगा, अरे यार कुछ लंबा सा नाम था कासिम वसीम टाइप का, तब भी पकड़ लोगे। अगर इन चीजों को देखे हो तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा कि सर सैयद अहमद मदानी तो नहीं था, बाकी चाहे कुछ भी रहा हो। इसलिए फेमस फैक्ट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। यूपीएससी सवाल प्राय ऐसा बताता है कि बाकी 3 विकल्प ऐसा बताएगा जिसके बारे में आपको हवा नहीं है, पता ही नहीं है आपको। हालांकि खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान का ये काफी फेमस है। 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये संगठन बना था, है ना। लाल कुर्ती रेड शर्ट मूवमेंट भी इसे कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि फेमस फैक्ट हम लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसे सही लगाएंगे। तो फिलहाल आंसर हो गया ए। और वास्तव में देवबंद स्कूल चलाया किसने? मोहम्मद कासिम ननौतवी ने और राशिद अहमद गंगोही ने, राइट। तो आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पे है। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा लिखा गया? मैं मानता हूं कि कई बार आपको ऐसे सवाल सही करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे सवालों से मेरिट नहीं जाती है। कितने लोगों का स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो अनुमान जब आप लगाते हैं तो गलती हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें भी देखो, तिलक और सावित्रीबाई फुले का तो नहीं ही है, क्योंकि तिलक बड़ी आक्रामक और रोचक भाषा बोलते थे। सावित्रीबाई फुले का ये टाइम ही नहीं है। तो सिस्टर निवेदिता और बाल गंगाधर तिलक में आप गलती कर सकते हैं, लेकिन सही आंसर है इसका सिस्टर निवेदिता। और मैं ऐसे प्रश्नों के लिए लड़कों से कहता हूं कि बहुत परेशान ना हो, एकाध रहते हैं, इससे मेरिट नहीं डिसाइड रहती है। फेमस स्टेटमेंट आप जाने, मिल गया तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग में उसे छोड़ा जा सकता है। आइए अगले सवाल की बात करें। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? फैक्चुअल पार्ट है, 15 सेकंड के अंतर्गत आप लोग फटाक से जवाब दीजिए। लिखिए, उंगलियां चलाइए, फास्टेस्ट फिंगर जान लीजिए खेल रहे हैं। अगर आप हमारे स्पीड से इन चीज़ों को हल करें, और ईश्वर करे कि आपको केबीसी में जाना पड़े, तो कम से कम फास्टेस्ट फिंगर में तो आप लोग पीछे ना रहें, राइट। तो चलें, किसने किया? जो तथ्य लोग जानते होंगे, बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे, विष्णु परशुराम पंडित ने किया। राइट आंसर इसका क्या है? विष्णु परशुराम पंडित, राइट। अगले सवाल की तरफ आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। कभी कभी ऐसी कहानी यूपीएससी वाले ही बनाते हैं और बहुत बढ़िया तक। देखते हैं कौन पकड़ पाता है। पढ़ देता हूं, ध्यान में पढ़ लें, ध्यान देंगे। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए, निर्माण करने के लिए सहारा लिया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे।
इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्तित्व कौन है? बता सकते हैं? बहुत ही कठिन है ना? तो बताएं भाई कौन कौन है। देखो मैं तो पकड़ लूं इसी से, राष्ट्रीय सोशल कांग्रेस लीग पे। आप लोगों नहीं पकड़ पाए हो तो कोई बात नहीं, जानते रहिए। ये सवाल है आपका महादेव गोविंद रानडे, एमजी रानडे का। और इसका जबरदस्त विरोध किया किसने? इसका जबरदस्त विरोध किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने किया। चलिए भाई वो एक राइट। अब आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने रहा, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बार बार कह रहा हूं कि सुमेलित है नहीं है, इस बात को जानने की जरूरत है। तो आइए देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बहुत फेमस है, जानते हो, 1905 में गोखले साहब ने किया, तो बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। सोशल सर्विस लीग थोड़ा कम लोग जानते हैं, लेकिन जानना चाहिए, नारायण मल्हारराव जोशी ने किया। सेवा समिति हृदयनाथ कुंजरू ने किया। और बेटा जो हमने आपको सामाजिक सुधार आंदोलन की बात किया था, सबकी चर्चा किया था। अगर आपने सिंसियरली देखा है तो आपको कुछ भी इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। और जो लोग नहीं देखे हैं वो शर्माए नहीं, उसे देख लें, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल आते ही आते हैं। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी का नहीं है, किसका है जरा जल्दी बताइए। आंसर तो निकल गया डी, लेकिन सोशल रिफॉर्म जो एसोसिएशन है वो किसका है, बता सकते हैं? और अगर नहीं बता सकते हैं तो लिख तो सकते ही हैं, और अब से जान सकते हैं। हो सकता है कि अगली बार इसके साथ कुछ और आ जाए, तो आप ध्यान में रखेंगे कि श्री राम वाजपेयी नहीं बल्कि एमजी रानडे साहब थे, है ना? अगले सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वेरी गुड। आइए देखते हैं। 45 सेकंड आपको, 45 सेकंड दे दूं? लंबा सवाल है इसलिए 45 सेकंड दे देता हूं। पढ़ लें, टाइम आपका सामने है, मैं पढ़ देता हूं एक बार, उसके बाद 20-25 सेकंड आपको और दे दूंगा। तो मैं पढ़ता हूं, जरा सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन किसी एक मंच पर एकत्रित होकर के व्यापक हित में मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। क्या ऐसा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। सी, बहराम जी मालाबारी और एमजी रानाडे ने यह निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधारों ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। और डी कहा जा रहा है कि इन दोनों में से कुछ भी सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए 20 सेकंड के अंतर्गत। फिर मैं आपको कुछ बातें बता दूं, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आए तो आप गलत ना करें। तो फटाफट लिखिए, टाइप करिए, वी आर वेटिंग योर आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन बी लगाया वो एकदम सही है, और एक बार जिन लोगों ने नहीं लगाया वो लोग समझें। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो शुरुआती दौर में कांग्रेस ने उन मुद्दों को पहचानने का प्रयास किया जिस पर सभी लोगों की व्यापक सहमति हो, और समाज सुधार एक ऐसा मुद्दा था जिस पर सहमति नहीं हो सकती थी। इसलिए कांग्रेस के प्रारंभिक नेताओं ने सामाजिक सुधारों से एक दूरी बनाए रखी। लेकिन कुछ ऐसे नेता थे जो कि सामाजिक सुधारों से जुड़ा रहना चाहते थे, इसलिए एमजी रानाडे के नेतृत्व में एक नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस गठन किया गया। और जैसे ही कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होता था, उसी स्थान पे वो लोग, नेता लोग, बैठ करके सामाजिक सुधारों पर चर्चा करते थे। आपको बता दूं, 1895 तक ये प्रक्रिया चलती रही। तिलक किस बात का विरोध करते थे? तिलक कहते थे कि कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन है, राजनीति करना चाहिए और सामाजिक सुधारों का काम छोड़ देना चाहिए।
तो तिलक हमेशा विरोध करते थे और इसीलिए तिलक के विरोध के कारण ये बंद भी हो गया था। तो अगर ये भी फैक्ट पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए और इंतजार करिए, बहुत जल्द ही उदारवाद, उग्र राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद पे कुछ क्लासेज ले लूं, जैसे आप लोगों का सवाल फंस जाए और आप बेहतर से बेहतर कर सके। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, जरा देखें। 25-30 सेकंड तो आपको मांगता ही है, देना ही पड़ेगा कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करें। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर के था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया और विनोबा भावे ने शरणार्थियों के में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। कूट का फटाफट आप लोग चयन करिए, जल्दी से जल्दी बताएं कि क्या होगा। तो आपको बताऊं, सही कथन का चयन करना है। 40 सेकंड, 45 सेकंड आपके पास समय है। चारों विकल्प हमने एक बार पढ़ लिए। अब कॉन्सेप्ट से सही करें और हिम्मत करें, हड़बड़ाएं नहीं, छोड़ने का विकल्प न रखें, क्योंकि हमने आपको पहले ही फेसबुक के माध्यम से आपको ये बता दिया है कि हम आज ये सवाल पूछेंगे, तो आपको पढ़ लेना चाहिए। आइए देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई, ये तो 100% गलत है। 1875 में, तो पक्का जानते रहिए, ए विकल्प तो हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो कि यह कहता था कि वेद ही अकाट्य सत्य हैं, ये भी गलत है। 1 और 2 गलत। बेटा अगर यही जानते हो तो ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये अपने आप सही हो जाएगा। 3 और 4। केशव चंद्र सेन ने नारी शिक्षा के लिए भी कहा और विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की। ये फेमस रहा है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, है ना। बस कॉन्फिडेंस रखिए, तकनीकों को जानते रहिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, विजय श्री जरूर मिलेगी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। बड़ा अजीब व गरीब सा सवाल आपको लग रहा था, शायद मैं भी गलत कर जाता अगर केवल 3 ऑप्शन रहता तो। आइए देखते हैं। सती निषेध रेगुलेशन, धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत थे जो कि चले हुए? आपको बता दूं, थोड़ा सा क्रम में आगे पीछे है, लेकिन जरूर आप लोग देखते रहिएगा, जानते रहिएगा कौन कौन से सही हुए। तो आपको बता दूं, आप आंसर दें 20-25 सेकंड में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है ये, कम लोग जानते हैं, कुछ तथ्य गलत भी लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए इसको भी स्टार लगा लें कि आप गलत ना करें। देखिए, सती प्रथा निषेध तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1829 में हुआ। इसका सवाल ये है कि कौन कौन 1856 में हुआ, तो ये तो संभव ही नहीं है। तो 2 नंबर हुआ। अब 1, 2, 3 में टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, चलो हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सभी लोग जानते हैं 1856 में होगा। तो किस किस में 1 है? आइए, नंबर 1 ए में कट गया बेटा, बी में कट गया, डी में कट गया। अरे वाह, क्या बात है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सवाल, इसको लॉलीपॉप सवाल कहते हैं, देखने से इतना कठिन और लगाने से इतना आसान। जिन जिन में 1 नंबर हुआ वो खत्म। और मजेदार बात है, ऐसे सवाल यूपीएससी में जरूर रहते हैं। 2-3 सवाल रहते हैं कि आपको पता है, एक फेमस चीज आपको पता है, दुनिया में कौन ऐसा लड़का है जिसको सती प्रथा ये नहीं पता है। 25 बार मैंने पढ़ाया है कि 1829 की धारा 17 के अनुसार, अंडर सेक्शन 17 ऑफ रेगुलेशन एक्ट 1829, सती प्रथा का निषेध कर दिया गया कलकत्ता में और 1830 में पूरे राज्य में कर दिया गया। तो हम मानते हैं कि अब ये सवाल जो देखने में कठिन लग रहा था वो इतना आसान हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल, और आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने में कोई कोताही नहीं रखिए।
अपने विचार रखने में कोई कोताही नहीं रखिए। और इस में जो सबसे पहला जो नंबर है मेरा 9058805376, बिना संकोच अपनी बातें, अपनी समीक्षा, अपनी बात ज़रूर रखिए। हम अपने अनुभव के द्वारा बेस्ट तो करेंगे ही करेंगे। आपके सुझाव अगर कोई कंस्ट्रक्टिव होंगे, संरचनात्मक सुझाव होंगे तो उसे भी पूरा करूंगा, उसे भी देखूंगा। राइट, चलिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आइए देखते हैं। सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। 1856 में हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं, ऐसा आया। और 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का समर्थन किया। कह देंगे कि सर इससे आसान क्या हो सकता है, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। और पहले के सारे सवालों में इन चीज़ों की बातें हमने कर लिया है, इसलिए दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो इस सवाल को गलत किया होगा वो 10 बार कान पकड़ के उठक बैठक करेगा तो उसे पता चलेगा कि ऐसी गलती क्यों नहीं करनी चाहिए। अगली सवाल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। और वो क्या था, निम्नलिखित, ये भी एक अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। 1853 में जन्मे थे, पश्चिमी भारत में ये पारसी साहब थे, इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। और एज ऑफ कॉन्सेंट बिल के लिए इन्होंने बहुत बड़ा समर्थन किया था। तो ये और कोई नहीं है, बहराम जी मालाबारी साहब हैं। इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया इनकी जो समाचार पत्रिकाएं रही हैं। तो पूछे भी जा सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि हु वाज द राइटर, हु वाज द एडिटर ऑफ इंडियन स्पेक्टेटर, तो आपको पता रहना चाहिए बहराम जी मालाबारी। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने सही किया होगा, और जो लोग नहीं सही किए हैं उन्हें फिर से रिमाइंड करें। राइट, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, कौन सुमेलित नहीं है। और इस सवाल के लिए आपको पूरे 20 सेकंड 25 सेकंड मिलते हैं, फटाफट आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दें आप। चलें आगे बढ़ें, बताइए। सामने घड़ी की सुई टिक टिक करती हुई, और हम आपका 20 सेकंड इंतज़ार कर रहे हैं। अगले 5 सवाल और हैं, फिर देखा जाएगा कि कितने सवाल सही हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं किए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। और बाकी देख लीजिए, प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एकदम सही है ना। भारतीय ब्रह्म समाज ये भी सही है, तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग ये भी सही है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने रहा, आप मिला सकते हैं। इसमें ये पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि कौन से संगठन कहाँ मिले। ऐसे सवाल काफ़ी आसान से होते हैं, कई बार तो एक ही से मिलाने से हो जाता है। तो आइए देखते हैं, बताइए। 25 सेकंड है, क्या लगाते हैं आंसर आप लोग, देखिए। चले बताएंगे आप, तो क्या ऑप्शन लगाया। 10 सेकंड का समय और दे देता हूं आपको। तो आपने देखा, जैसा हमने वादा किया था, बहुत जल्द ही क्विक रिवीजन हमने कराया आपका। और ऐसे अगला जो रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे रहेगा, उसके बाद कल्चर पे रहेगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, हम आपको 10-12 घंटे पहले सूचना दे देंगे। तो आइए देख लेता हूं, ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुआ। A3 कहाँ गया भाई, A3 2 में है, यानी सी या डी में सही होगा। मानव धर्म सभा गुजरात यानी सूरत हो गया। A3B2 राइट आंसर होगा डी। बाकी तो आप जानते ही हो, मिलाया ऐसे ही जाता है। अगर आपका आंसर मिल गया तो बाकी क्या लिखा हुआ है, काली अक्षर भैंस बराबर समझिए, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि टाइम बचेगा, विद्वत्ता नहीं देखना है। और कई बार यूपीएससी के सवाल आप लगाते हो तो इन 4 में से आपको ऐसा विकल्प सेट करता है कि आपको 3 जानना पड़ता है। और यूपीपीएससी या बीपीएससी में या उत्तराखंड में एक भी सवाल लगाने से सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27,
ये भी बहुत ही आसान है, सुमेलित कर सकते हैं। 15 सेकंड का समय है। आंसर आप लोग बताइए 15 सेकंड में कैसे लगाएंगे। जल्दी जल्दी बताइए, 3 सवाल और बचे हुए हैं। तो आइए हम आपके सामने ही देखते हैं क्या है। प्रार्थना समाज कौन है भाई? प्रार्थना समाज संस्थापक नहीं जुड़े, देख सकते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले हैं। चलो C4 मिला लेते हैं। ये लो कर लो बात। C4 तो एक ही में है, ये जरूर PCS का समाज रहा होगा, सत्यशोधक समाज। और C4 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? केवल एक जगह दिखाई दे रहा है। आंसर हो जाएगा आपका C, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा कठिन है। राजा राम मोहन राय है और ये कुछ कथन है, तो आइए पकड़ने का प्रयास करते हैं कौन सा सही होगा। 25-30 सेकंड का, 40 सेकंड का समय देना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल है, 45 सेकंड ले जाइए और फटाक से 45 सेकंड में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। फटाफट जल्दी से बताएं, 45 सेकंड का हम वेट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये कह लो कि दयानंद सरस्वती और वेद वाला पकड़ पा रहा हूं मैं, C2। दयानंद सरस्वती और ये राइट। और C2 दो जगह पे है, या तो A में है या तो D में है, राइट। आइए अब देखते हैं। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है, ये बात राजा राम मोहन राय सर का है। A4 इस दोनों से मिल जाएगा और राइट हो जाएगा क्या? D ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा टिपिकल था, D ऑप्शन जिसने सही किया और इस सवाल को सही किया, इसका मतलब है कि उसने बहुत कायदे से पढ़ा हुआ है। 29वां सवाल, ये भी कॉन्सेप्चुअल है। आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। घड़ी की सुई सामने है, 30 सेकंड बाद हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देखें, ब्रह्म समाज के संदर्भ में है ये। एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। कौन कौन सही है? तो 25 सेकंड आपका पूरा हो गया, 5 सेकंड और। आप सभी लोगों से कहूँगा कि इस पूरे एपिसोड को पूरे मनोयोग से, पूरे ईमानदारी से देखिए, बताइए, लोगों को जोड़िए। और हम लोग कार्यक्रम कैसा रहा आप लोग ये भी बताइएगा। MCQ जिस पे लगाएंगे। आपको बता दूं कि बहुत हमने अपने इस चैनल का, आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन पीरियड में ही मैंने इसको बताया। मुझे लगा कि टीचिंग अनुभव को बच्चों के बीच में आज के समय में और आज की परिस्थिति में ले जाने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसलिए मैंने इसको सेटअप किया और घर पे ही सेटअप किया, कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं। और आप लोग कभी कभी इसलिए बच्चों की नॉइज़ भी सुन ले जाते होंगे, वो सिर्फ इसलिए है, उसको बहुत जल्दी प्रोफेशनल वो में बदल दूंगा मैं। लेकिन बस यही एक जिद है, एक बात है कि हम गुणवत्ता के साथ कोई समझौता हमें ना करना पड़े और हम अपने वसूलों पे खरे उतरे, बच्चों का अधिक से अधिक कल्याण हो, इसलिए ये एकेडमी हमने डाली। तो फिलहाल आइए बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या सही है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, बहुत अच्छी चीज है। गिफ्ट टू मोनोथेस्टिस उन्होंने लिखा भी था, एकेश्वरवाद की बात करते थे। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। DAV आप देखिए, गुरुकुल कांगड़ी देखिए, सब आर्य समाज से संबंधित था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की। 1, 2 और 3 ऑप्शन ए सही है और आंसर हो जाएगा ये, राइट। तो अब इस आज के सीरीज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, और आपको ये भी लग रहा होगा कि सर यहाँ पे भी उन्होंने पूछ लिया कौन कौन सही है कौन कौन सही नहीं है, कौन से युग्म सही हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से सही हैं, बताइए। आसान सा सवाल है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग गांधी जी, एकदम सही। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये भी सही। आत्मसम्मान सम्मेलन ईवी रामास्वामी नायकर। अब आप देखिए कि कैसे इसने उठा करके पूछा। थोड़ा सा किसान सभा वाला ऐसा है जो कि सामाजिक सुधारों से संबंधित नहीं है, लेकिन आप यूपीएससी पढ़ते हैं, एग्जामिनर है, परीक्षा इसी को कहते हैं, तो उसने ऐसा सेट किया। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और अगला एपिसोड 1857 पे रहेगा। उसके बाद कल्चर पे एपिसोड रहेगा। हम प्रयास करेंगे कि प्रतिदिन एक एमसीक्यूज आपके पास हो जाए। जीएस और करंट पे भी एमसीक्यू लाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि यहां से सवाल आपके जरूर फंसेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, राइट। ओके, थैंक यू।